साथियों, वंदे मातरम। आज 29 दिसंबर 2020 है और आज मैं आपसे किसानों के मुद्दे पर दोबारा चर्चा करने के लिए आया हूं। पहले भी इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं। हमारे कुछ साथियों को बात समझ में नहीं आई कि किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। वो इसके ऊपर और अधिक चर्चा करना चाहते हो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं उनके साथ कुछ विशेष बात शेयर करेंगे ताकि उनका भी जो मन और मस्तिष्क विचार है वो विचार स्पष्ट हो सके कि आखिर ये मुद्दा क्या है। उसके पहले बात करते हैं, आज बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। पंजाब में 1561 टेलीकॉम टावरों को पहुंचाई क्षति। ये आप साल उल्टा आ रहा है, देख लीजिएगा इसमें ना। तो पंजाब में 1561 टेलीकॉम टावरों को पहुंचाई क्षति। किसानों ने, देश के किसान जो कि अन्नदाता, जो हमारे अन्न देते हैं, अन्नदाता तो वो है ही है, अन्न के साथ साथ वो हमारे लिए जीवन दाता बन चुके हैं। मैं देश के किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हाथ जोड़ करके बहुत धन्यवाद उनको, दिल से सलाम, दिल से प्रणाम है। उन्होंने हमें बचा लिया, इस फर्जी महामारी के सेकंड लॉकडाउन से हमको बचा लिया। अगर वो लोग नहीं करते आंदोलन, अगर वो लोग इन सोसाइटी में रहने वाले लोगों की तरह, इन शहरों में रहने वाले लोगों की तरह डर के बैठे रहते हैं, तो ये इतना बड़ा जो छूट हमको मिली है सेकंड लॉकडाउन से, जो एक गैप मिला है हमको, वो शायद जहां पर महानगरों में लोगों ने गेट बंद कर दिए सोसाइटी के। मैंने समझाया उन लोगों को, उस समय की बात है। मैंने कहा भाई, ये तुम्हारा कोरोना कोई कुत्ता बिल्ली है कि इस गेट से घुस जाएगा, नहीं घुसेगा, ये तुमने गेट लगा दिए हैं? कौन से गेट जो कुत्ते बिल्ली रोकने वाले जो गेट होते हैं वो बंद कर दिए? नहीं, कोई नहीं आ सकता। बहुत समझाया उनको, नहीं समझ में आया। लोगों ने 6 महीने तक सोसाइटी के लोगों ने अपने गेट बंद कर रखे। फद्दू डरपोक लोग हैं ये सोसाइटी वाले, और खास तौर से ये बनिया समुदाय है। मैं बनिया हूं इसलिए कह रहा हूं, समझा रहा हूं। एक नंबर की डरपोक फद्दू कौन है? एक नंबर के डरपोक फद्दू ये बड़ी बड़ी समाज सोसाइटी में रहने वाले लोग। मर जाएंगे, कोरोना है, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। अरे पागलो, वहां पर जाकर देखो किसानों को, लाखों की संख्या में है, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना सैनिटाइजर के, एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं। कितने लोग मर गए कोरोना से? मरे 34-35 लोग मरे हैं, ठंड से मरे हैं। कोरोना से एक भी नहीं मरा। अरे मूर्खों, सोसाइटी में रहने वाले महामूर्खों, अब तो अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो, ढक्कन खोलो दिमाग के। अभी भी कुछ लोगों ने मोबाइल पे लगा रखा है, मोबाइल पे अभी भी वो लगा रखा है, क्या बोलते हैं, स्टे होम स्टे सेफ। अभी भी। अबे गधो, तुम तो इंसान कहलाने के लायक तक नहीं हो। तो उसके पहले मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि किसानों ने जियो का बहिष्कार किया, अंबानी का बहिष्कार किया, अडानी का बहिष्कार किया। जब तक इनकी रीढ़ नहीं तोड़ोगे, ये जो सत्ताधीश लोग हैं, कांग्रेस वाले और भाजपा वाले दोनों, जब तक इनकी रीढ़ नहीं तोड़ोगे, जब तक इनकी रीढ़ पे वार नहीं करोगे, तब तक इनको अकल भी नहीं आएगी। रिलायंस का पूरी तरह से बहिष्कार करना है, अंबानी का, अडानी का, पतंजलि का, तीनों का पूरी तरह से बहिष्कार, एक आइटम का बहिष्कार करना है, क्योंकि ये शामिल है इस पूरे षड्यंत्र के अंदर। ये जो किसानों का बिल है ना, जो बिल का जो षड्यंत्र रचा गया है, ये षड्यंत्र में शामिल। हमारे कुछ मित्रों को ये बात अभी समझ में नहीं आई, वो चाहते थे कि चर्चा करें, उसी के लिए विशेष वीडियो बनाया है मैंने। चर्चा करें उसके पहले एक छोटा सा सवाल का जवाब उनसे मांग रहा हूं मैं, उनसे छोटा सा सवाल है, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। भैया, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि कृषि बिलों के लिए सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा? देश के अंदर एक महामारी, बड़ी महामारी, आहा, थाली बजाओ, ताली बजाओ, टोर्च, थाली बजा बजा के उसके कीटाणु को हमने बहरा कर दिया और टॉर्च की रोशनी दिखा दिखा के अंधा कर दिया। करोड़ों थाली बजी,
करोड़ों टॉर्च की रोशनी जली, तब जाकर कंट्रोल में आया इतनी भयानक महामारी, और उस दौरान तुमने अध्यादेश लागू कर दिया। क्या जरूरत पड़ेगी भैया? और ये एक और सबूत तुम्हारे सामने, ये सबूत, हम सबूतों से बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते। ये सबूत क्या कहता है? सबूत देखो, जिनको कृषि बिल समझ में नहीं आया, पहले इस प्रश्न का उत्तर दे। पहला प्रश्न, क्या आवश्यकता थी 3 कृषि कानूनों की अध्यादेश लाने की इमरजेंसी में? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? 6 महीने बात करते, 1 साल बात करते, 2 साल बात करते, क्या आवश्यकता थी? पहली बात, उसका जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न, ये देखिए, ये डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा, अध्यादेश आने से पहले हरियाणा सरकार ने अडानी को परमिशन दी। अध्यादेश आने से पहले, यह है डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा टू अडानी एग्री लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, RO अडानी हाउस 56 श्रीमाल सोसाइटी नवरंगपुरा अहमदाबाद दिस मेमो नंबर दिस, subject to grant of change of land use permission for setting of warehouse agro product in the revenue state of village this and this of Haryana। ये है, और ये जो आपका जो ऑर्डर निकला है, इस ऑर्डर की जो डेट है वो है 7 मई 2020। 7 मई 2020 का है ये पूरा डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर अडानी को वेयर हाउस बनाने की परमिशन मिली है बिल आने से पहले। ऐसी क्या इमरजेंसी थी भैया, ये तो बता दो। तो पहली बात तो, बिल अध्यादेश क्यों लाया गया इतनी जल्दबाजी में? दूसरा, ये अडानी को कैसे मिला? अडानी को 7 मई को वेयर हाउस बनाने का, जब बिल आया ही नहीं उसके पहले उसको वेयर हाउस बनाने की परमिशन, चेंज ऑफ लैंड यूज परमिशन क्यों मिली? अपना दिमाग खोलो, पहले इन 2 सवालों का जवाब दो, फिर आपके साथ चर्चा भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको समझ में नहीं आया उनको समझाता हूं। देखो, ये लिस्ट है, ये कंपनियों के नाम है, ये कंपनियों के नाम की लिस्ट है। ये कंपनियों के नाम की लिस्ट, सिर्फ 3 कंपनियों के 30 नाम, ज्यादा और भी ज्यादा, सिर्फ आप नाम सुन लीजिए। रिलायंस एग्रोटेक लिमिटेड, रिलायंस एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एग्रो ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एग्रो फीड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एग्रो निक्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस फ्रेश लिमिटेड, रिलायंस डेयरी फूड लिमिटेड, रिलायंस हाइपरमार्ट लिमिटेड, रिलायंस इंटीग्रेटेड एग्री सोल्यूशन लिमिटेड, रिलायंस प्रोटीन लिमिटेड, रिलायंस फूड सर्विसेज लिमिटेड, रिलायंस एग्री प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, रिलायंस फूड प्रोसेसिंग सोल्यूशन लिमिटेड, रिलायंस सप्लाई चेन सोल्यूशन लिमिटेड, रिलायंस न्यूट्रिशनल फूड प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, इतनी सारी, एक ही आदमी की इतनी एग्रीकल्चर कंपनी है। जैसे अरे भाई, एक आदमी एक कंपनी बना दे, कितनी कंपनी बनाएगा? ये लोड कुछ लोगों को। अब आता हूं अडानी के ऊपर। अडानी की 25 कंपनी है एग्रीकल्चर से, 25। मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। 20 तो कंपनी है अलग अलग सिटी वाइज है। कैसे है? अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड, अब इसमें 20 कंपनी है। अब इसमें 20 कंपनी है, ये आपको अलग अलग सिटी वाइज है। जैसे कि अडानी एग्री लॉजिस्टिक बरनाला बठिंडा की अलग है, अडानी एग्री लॉजिस्टिक बोरीवली अलग है, दाहोद की अलग है, दरभंगा, देवास, दमोरा, होशंगाबाद, कन्नौज, काटीपुर, कोटकापुरा, मनसा, मोंगा, MP, नाकोदर, पानीपत, रमन, समस्तीपुर, सतना, उज्जैन लिमिटेड, अलग अलग सिटी की अलग अलग कंपनी लिमिटेड। बात और कितनी है? अडानी विलमार्ट लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड, अडानी फार्म। अरे मतलब क्या एक आदमी ने एक कंपनी की 50-50 कंपनी बना दिया आप लोगों ने? ये लूट है। असली इनके मालिक अडानी तो है ही है, अडानी अंबानी तो है ही है। साथ में कौन कौन है, किस किस सरकार के कौन कौन मंत्री इसमें जुड़े हुए, ये भी आपके लिए जांच करें। आपने देखा होगा जी, बाबा रामदेव बड़े चुप है, शायद इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं।
मैंने सोचा यार रामदेव जी इस बिल का समर्थन क्यों कर रहे हैं, है ना। जब वो आज के 6 साल पहले कहते थे कि भैया पेट्रोल तो 30 रुपए लीटर होना चाहिए, डीजल 20 रुपए लीटर होना चाहिए, पेट्रोल तो 100 रुपए लीटर हो गया, वो उस पर चर्चा नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन इस बिल के पक्ष में क्यों है सोचिए। पतंजलि नेचुरल बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि नेचुरल कलोरमा प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि नेचुरल कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि नेचुरल इटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि नेचुरल फूड प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पतंजली फूड एंड हर्बल पार्क जम्मू प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क नागपुर प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क नोएडा प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लिमिटेड यूके, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क आंध्रा संस्थान, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बुंदेलखंड प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि एग्रो रिवोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि एग्रो हर्बल रिसर्च। मतलब कहने का मतलब एक कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी इतनी बना रखी है, उनको कोई गिनती नहीं है। कुछ नाम हमारे सामने आए हैं, सारे नाम हमारे सामने नहीं आए। तो किसान लोग जो है बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत ही दिल से सलाम है। और अब मैं बात करता हूं, ये 3 बिल है, जो 3 बिल जो हमारे भाइयों को समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को हो सकता है सरकार ने कुछ दाना पानी उनको दे दिया होगा, तो वो थोड़ा सा सरकार की भाषा बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, वो कब तक विष खाएंगे, विष को तो होमन करके निकालना ही पड़ता है एक दिन। तो 3 बिल है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, भंडारण जिसे हम कहते हैं। पहले नियम यह था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है, दाल चावल तेल, है ना, आलू प्याज, इनका आप भंडारण नहीं कर सकते, एक लिमिट। आप ऐसा नहीं कि आप जितना चाहे स्टोर कर सकते हैं। अब जो प्रावधान हुआ है कि अब आप अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं। तो आप बताइए, जो चर्चा करना चाहते हैं, आप बताइए पहले वाला कानून में क्या गलती थी। ये तो जनता के हित में था, बात किसानों की नहीं, जनता के हित में था। आप एक आदमी जब कोई सस्ता माल मिलेगा तो भंडारण कर लेगा, और जब उसका कमी हो जाएगी तो वो अधिक महंगे में बेचेगा। सस्ता माल पब्लिक को नहीं मिलेगा, सस्ता माल किसान से तो ले लेंगे, ज्यादा उत्पादन हुआ किसी आइटम का ले लेंगे, भंडारण करेंगे, पब्लिक को सस्ता नहीं मिलेगा। तो आप लोग सोचिए, आप लोग जो हमारे मित्र है, जरा सोचिए इस बात के ऊपर। भंडारण कौन करेगा? किसान करेगा, अपने खेत में अगली फसल उगाएगा कि भंडारण करेगा? तो ये बिल पहला बिल। एक जो सेकंड बिल है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म, जिसे हम कहते हैं कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड एग्रीमेंट एश्योरेंस प्राइस बिल। तो भैया जो बड़ी बड़ी कंपनी के हित में है, आम आदमी के हित में नहीं है। जैसे कि पार्ले जी है, पार्ले जी बिस्किट बनाती है, उसको हजारों टन गेहूं चाहिए। पतंजलि है, बिस्किट बनाती है, हजारों टन गेहूं चाहिए। पतंजलि है, आटा बनाता है, हजारों टन गेहूं चाहिए। लेस है, आलू की चिप्स बनाती है, उसको हजारों लाखों टन आलू चाहिए। ये उनके लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी को क्या मतलब इससे? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कितना नुकसानदायक है। एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ रूल्स पहले लागू हो चुके हैं अब तक, और उसका नुकसान भी आ चुका है। आलू का जब उत्पादन हुआ, आलू का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई, तो कंपनी वाले एक रिंग लेके आए, कड़ा, छोटा सा कड़ा, भैया आलू इस कड़े से पास हो गया तो नहीं लेंगे, इस कड़े से पास नहीं होना चाहिए, बड़ा आलू होना चाहिए। अरे बड़ा है, छोटा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई, बर्बाद हो गए बिहार के किसान। जब बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं, तो आप लोग किस प्रकार से सरकार की भाषा बोल सकते हैं? लगता है आपको समझ में आया बिल। दूसरा, तीसरा, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य मंडी, जो है ना एपीएमसी, जो मंडियां होती है जिसमें आड़तीय होते हैं। सरकार कह रही कि आड़तीय चोर है, और आड़तीय चोर हो गए। एक आदमी अपना लीगल तरीके से काम कर रहा है, एक लीगल सिस्टम में है, उस लीगल सिस्टम से वो काम कर रहा है, चोर हो गया, फिर तो प्रत्येक व्यक्ति चोर हो गया। आड़तीय किसान को लूट रहे। अरे मुझे बताओ भाई, आड़तीय किसान से 1 रुपया नहीं लेते हैं। आड़तियों का कमीशन होता है, या तो वो सरकार कमीशन देती है, या फिर उसको जहां माल बिकता है वहां कमीशन मिलता है। आड़तीय किसान को 1 रुपया नहीं देता, बल्कि किसान को सहायता देते हैं।
जहां भी मंडियां लगती है वहां पर किसान को वो सहायता देते हैं। और इसके अलावा हमारे खुद सुषमा बहन ने बताया कि आड़ती जो वो किसानों का परंपरागत एटीएम है, उनकी बीमारी में, उनकी दवाई में, उनके बच्चों की पढ़ाई में वो काम आते हैं। अचानक पैसा चाहिए, अचानक शादी ब्याह है, तो वो आड़ती देते भी हैं उनको। उनका जो आपसी संबंध है, बड़ा ही भाईचारा मधुरता का संबंध है, और उनको लेकर के बदनाम कर रहे हैं। इस प्रकार से देश की व्यवस्था को बदनाम करना, लोगों को बदनाम करना, कोई व्यापारी है व्यापार कर रहा है उसको बदनाम करके आप क्या लेंगे? आप व्यापारी की तो कमर पहले तोड़ चुके हैं, नोटबंदी आप कर चुके हैं, जीएसटी आप लागू कर चुके हैं, और बैंकिंग सिस्टम आप बर्बाद कर चुके हैं। सोने पे आपने 3% गोल्ड परचेस टैक्स लगा रखा है। तो पूरा तो सिस्टम तो पहले से कोलैप्स हो चुका है। ऊपर से आप ये आड़तियों को बर्बाद कर रहे हैं, किसानों को कर रहे हैं, मजदूर पहले से बर्बाद हो चुके हैं, फैक्ट्री वैसे बंद है, उत्पादन काम ठप है, सर्विस सेक्टर के लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि पूछिए मत। और ले दे करके आपको कुछ किसान जो है देश की अर्थव्यवस्था को बचा के रखा था, बचा रहे हैं, उनको आपने सड़कों पर ला रखा है। वो इस ठंड में सड़कों में बेचारे बैठे हुए हैं। आपसे किसने मांगा कि ये बिल दो? किसने मांगा? किसी किसान ने कहा कि हमें ये बिल चाहिए? नहीं कहा ना। क्या आपने चुनाव के समय में यह मुद्दा रखा था? क्या आपके मैनिफेस्टो में यह मुद्दा था कि हम ये 3 बिल लाएंगे? आपके मैनिफेस्टो में मुद्दा नहीं था, किसान ने मांगा नहीं, तो आप जबरदस्ती क्यों ला रहे? बहुत ही स्पष्ट है। असली कारण क्या है ये आपको समझना होगा। असली कारण में आता हूं। असली कारण जो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसका असली कारण है। इस गेम को समझना है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक रीसेट चल रहा है, इसको आपको समझना होगा। ये क्या है इसको समझ लीजिए। एजेंडा 2030 को आपको समझना होगा। ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, कोई महामारी नहीं है। इसके माध्यम से आपको डरा करके वैक्सीनेशन के नाम पर आपके शरीर में एक पासपोर्ट, इम्यूनिटी पासपोर्ट जनरेट किया जाएगा। जिसके पास पासपोर्ट होगा वो कुछ काम कर सकता है, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं कर सकता। वो डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। जिसके पास पासपोर्ट होगा वो मॉल में जाएगा, जिसके पास पासपोर्ट होगा वो एंटरटेनमेंट करने जाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो थिएटर में नहीं जा सकता, मॉल में नहीं जा सकता, वो बच्चा स्कूल में नहीं जा सकता पढ़ने के लिए। आप शिक्षक है तो आप पढ़ाने के लिए नहीं जा सकते। आपके पास वो वैक्सीन का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। वो सबको देंगे। वो सब क्यों देंगे? क्योंकि उनको वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं देना है, उनको आपको एक डिजिटल आईडी देनी है। उस सर्टिफिकेट से माध्यम से आपके पास एक डिजिटल आईडी पहुंचेगी और उस आईडी का सारा कंट्रोल सरकार के पास रहेगा। आपके शरीर में फोरहेड पर, यहां पर आपके अंगूठे और इस पहली अंगुली के बीच में यहां पर या आपके चेहरे पर कहीं भी आपके एक डिजिटल चिप लगाई जाए, क्वांटम टैटू चिप, रेडियो फ्रीक्वेंसी RFID चिप लगाई जाए। उस चिप से आपका सारा लेन देन होगा, सारा कैश खत्म होने वाला है। आपकी जितनी भी मालिकाना हक है वो खत्म होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ किसानों की जमीन नहीं जाने वाली है। आप साथी लोग समझ लीजिए, किसानों की जमीन नहीं जाने वाली। किसानों की जमीन के साथ साथ प्रत्येक मकान, प्रत्येक दुकान जाने वाली। सबका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ डिजिटल तरीके से उनके हाथ में रहेगा। आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप तो सिर्फ काम करने वाला, रहने वाला होंगे। तो सब कुछ खत्म होने वाला। कैश करेंसी बिल्कुल खत्म होने वाला। सारा कैश बंद होगा और केवल डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा। तो नुकसान क्या है? नुकसान ये कि आपके पास एक मोबाइल है, उसमें ट्रांजेक्शन हो रहा है। मोबाइल कंपनी ने मोबाइल बंद कर दिया, तो जैसे ही आपका मोबाइल कंपनी ने अपना आपका सिम डीएक्टिवेट किया तो आपके सारे ट्रांजेक्शन बंद। अब आप कुछ नहीं कर सकते। पैसे बोलिए आपके खाते में हो, ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते। इंटरनेट कंपनी ने आपका इंटरनेट बंद कर दिया, आपके ट्रांजेक्शन खत्म। आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पूरी तरह से नियंत्रण में लाने का ये एजेंडा है। ये एजेंडा 2030 है। ये ग्लोबल रीसेट प्रोग्राम चल रहा है, जो पूरी दुनिया की जो आजादी मिली, थोड़ी बहुत जो आजादी मिली, उस आजादी को छीन करके पुनः वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्रों को गुलाम बनाना है। यह है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई वैश्विक व्यवस्था। इस नई वैश्विक व्यवस्था को लागू करने के लिए हो रहा है। जो किसान जो है उनके तो नुकसान है ही है। उनकी तो जमीन जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर आपको जीएमओ फूड जीएमओ सीड्स दिए जाएंगे किसानों को, और किसान वही सीड्स, वही बीज अपने खेतों में लगा सकता है। सामान्य सीड्स को किसान लगा भी नहीं पाएगा।
सामान्य किसी को तो बो भी नहीं पाएगा। जो वो खाद देंगे वही खाद डालनी है, जो पेस्टिसाइड देंगे वही पेस्टिसाइड प्रयोग करना, जो बीज देंगे वही बीज उनको बोना है ना। तो किसान तो सिर्फ अपने खेत पे काम करने वाला व्यक्ति रह जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तो एक आदमी से तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, पूरे के पूरे गांव से कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब पूरे गांव में कुछ लोग नहीं चाहते, उनको ही मजबूरन आना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो डिस्प्यूट होंगे वो सरकारी अधिकारी करेगा, और सरकारी अधिकारी एक नंबर के चोर होते हैं, ये आपको पता है। ऐसा कोई सरकारी अधिकारी बता दो मुझे जो हिंदुस्तान के अंदर ईमानदारी से काम करता हो, है? वो तो बेचारा किसान तो चक्करी लगाता रहेगा, पैसे देता रहेगा रिश्वतखोरी के लिए। तो भाइयों और बहनों, यदि आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो पूरा देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपकी आंखें खुल सकती है, थोड़ी बातें आपको और अधिक समझ में आ सकती है। हमें मिल करके इस पूरे सिस्टम का विरोध करना है और किसानों का हर समय हर परिस्थिति में साथ देना है। और ये जितनी जो अडानी, अंबानी और पतंजलि जो जितनी भी कंपनी है जो किसानों का शोषण कर रही है, हमारे देश में नई वैश्विक व्यवस्था लाने के षड्यंत्र में हिस्सेदारी है, उनका विरोध करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे जी ये तो हमारी अपनी कंपनी, हमारे देश की कंपनी है, देसी कंपनी, आप देसी कंपनी का विरोध कर रहे। बात देसी कंपनियों की नहीं है। जब अंग्रेजों का शासन था तब राजा देसी होते थे, अंग्रेज उनके ऊपर बड़े राजा होते थे, और शोषण देसी राजाओं के माध्यम से होता था। तो आज भी वही हो रहा है। ये जो विदेशी लोग जो है इन देसी कंपनियों के माध्यम से हमारा शोषण कर रहे हैं। क्योंकि ये शोषण कर रहे हैं, ये शोषणकर्ता में शामिल है, ये उनके साथ षड्यंत्र में हिस्सेदारी है इनकी, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। पूरी शिद्दत के साथ इनका विरोध कीजिए, पूरी हौसले के साथ, हिम्मत के साथ विरोध कीजिए और किसानों का साथ दीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।